हम लोगों ने इसके पहले श्रृंखला में देखा था गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में, और आज ये दूसरा कड़ी है जिसमें हम लोग आज देखेंगे बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक ये लाल, बाल और पाल, ये जो तिकड़ी था इसमें जो बाल है दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक के लिए था, और लाल लाला लाजपत राय और पाल विपिन चंद्र पाल जी के लिए था। तो बाल गंगाधर तिलक जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी में। और रत्नागिरी कहाँ है दोस्तों? तो ये है महाराष्ट्र में। तो बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। और इनकी अगर शिक्षा की बात किया जाए तो इन्होंने मैथमेटिक्स से बीए किया था, और उसके बाद इन्होंने लॉ की पढ़ाई यानी एलएलबी की थी। बाल गंगाधर तिलक इनका बचपन से ही भारतीय जो सभ्यता है, संस्कृति है, या हिंदू जो दर्शन है, हिंदू का धार्मिक जो शास्त्र है उस पे इनका रुचि काफी था। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि इनका रुचि धार्मिक शास्त्र और भारतीय संस्कृति में काफी गहरा रुचि था। बाल गंगाधर तिलक जी जो थे इनको लोग प्यार से लोकमान्य बुलाते थे। तो यदि पूछे कि लोकमान्य किसका उपनाम है तो वो हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, और लोकमान्य का जो अर्थ होगा दोस्तों वो होगा लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त। बाल गंगाधर तिलक जब सक्रिय राजनीति में आए उस समय यहाँ की सरकार, मतलब ब्रिटेन की जो सरकार थी, भारतीयों के सार्वजनिक सभाओं को जारी रखने की अनुमति नहीं दी थी। इसीलिए जहां भी सार्वजनिक सभा होता था उसको भंग कर दिया जाता था। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक जी ने भारतीयों के बीच में कैसे राष्ट्रवादपन पे एक दूसरे के बीच में कैसे एकता आए और वे लोग कैसे ब्रिटिश सरकार का विरोध करें, इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम लोगों को धर्म के तरीके से जोड़ा। और इसीलिए उन्होंने 1893 ईस्वी में महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ किया, और इसके बाद 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव का भी जो प्रारंभ है उसको बाल गंगाधर तिलक जी ने किया। और इसके द्वारा जो सांस्कृतिक उत्थान था या भारतीयों के बीच में जो एकता का अभाव था उसको उन्होंने इस गणपति उत्सव के द्वारा पाटा। और ये जो शिवाजी महोत्सव था इसके द्वारा जो भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना है इसको कूट कूट के भरा। और ये जो शिवाजी महोत्सव था इसके द्वारा भारतीयों में राष्ट्रवाद का प्रवाह हुआ, और ब्रिटेन के खिलाफ भारतीयों का जो विरोध है वो और उग्र हुआ। तो 1893 और 1895 में गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव ये भी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसके साथ साथ गंगाधर तिलक जी का जो प्रमुख नारा था वो नारा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक जी का है। और तिलक जी ने प्रमुख पुस्तकें भी लिखी और पत्रिकाएं भी लिखी, जिसमें से दो काफी प्रसिद्ध हैं।
पहला जो है वो है केसरी और दूसरा है मराठा। केसरी जो पत्रिका था दोस्तों, इसका इन्होंने मराठी भाषा में लिखा था, और ये जो मराठा था इसको इंग्लिश में इन्होंने लिखा था। इसके साथ साथ हम इनकी और कुछ जो उपलब्धि हैं उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन होने वाला था, उसी के क्रम में जो 1905 में बनारस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी करते हैं, जिसमें स्वदेशी आंदोलन को पारित किया जाता है और भारतीयों में देशभक्ति की या राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल बनाने के लिए स्वदेशी आंदोलन को चलाया जाता है। तो 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन था उसको प्रचारित करने में बाल गंगाधर तिलक जी का काफी महत्वपूर्ण योगदान था। और इसी योगदान को देखते हुए जो वीर सावरकर जी थे, उन्होंने कहा था कि यदि तिलक नहीं होते तो स्वदेशी आंदोलन जन जन तक नहीं पहुंचता। तो स्वदेशी आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक जी की प्रमुख भूमिका होने के कारण और प्रचारित करने की वजह से वीर सावरकर उनसे प्रभावित होकर कहा था कि यदि तिलक नहीं होते तो 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन था वो जन जन तक नहीं पहुंचता। इसके बाद एक प्रमुख घटना होती है दोस्तों 1907 का, और कांग्रेस का होता है यहाँ पे सूरत अधिवेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जी जो थे ये गर्मपंथी विचारधारा के थे, और ये जो ब्रिटेन के साथ जो स्ट्रगल हो रहा था उसको वे दूसरे तरीका से लड़ना चाह रहे थे। वो अपनी लड़ाई को एक याचना या रिक्वेस्ट के तौर पे नहीं लड़ना चाहते थे, ये अपना अधिकार उनसे मांगना चाहते थे और अपने तरीका से। इसीलिए जो बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वो गर्मपंथी विचारधारा के थे, और जो 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष जी ने किया था, लेकिन जो गर्मपंथी विचारधारा के जो नेता थे वे लोग अध्यक्ष बनाने की मांग लाला लाजपत राय जी को कर रहे थे कि लाजपत राय जी अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन बनते हैं रासबिहारी घोष। और इसी के वजह से 1907 में जो है वो कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। और यह विभाजन किस में होता है दोस्तों? तो एक हो जाता है नरमपंथी और दूसरा हो जाता है गरमपंथी। और इस विभाजन में, कांग्रेस के विभाजन में और लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाने की जो भूमिका थी या जो मांग थी, उसमें जो प्रमुख भूमिका या जो केंद्रीय भूमिका था वो बाल गंगाधर तिलक जी ने निभाया था। फिर होता है 1908 का अलीपुर षड्यंत्र। और अलीपुर षड्यंत्र में जो अरविंदो घोष हैं, अरविंदो घोष के भाई के साथ बाल गंगाधर तिलक जी के संबंध होने के कारण बाल गंगाधर तिलक जी को 6 वर्षों की सजा हो जाती है या जेल हो जाती है, और इनको मांडले जेल भेजा जाता है। और मांडले जेल कहाँ है दोस्तों? तो ये है बर्मा में। तो 1908 के अलीपुर षड्यंत्र के कारण
जिसमें अरविंद घोष के भाई के साथ तिलक के निकट संबंध होने के कारण 6 वर्षों की जेल की सजा होती है और उनको मांडले जेल जो बर्मा में है उसमें भेज दिया जाता है। और मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य की रचना की। गीता रहस्य की रचना की जिसमें इन्होंने कर्मयोग की व्याख्या की। और गीता रहस्य में ही तिलक जी ने लिखा है कि जो मोक्ष या जो मुक्ति का मार्ग है तिलक जी के अनुसार वो है कर्म और सक्रिय संघर्ष। तो गीता रहस्य की रचना मांडले जेल में तिलक जी के द्वारा किया गया था, जिसमें इन्होंने कर्मयोग की व्याख्या की थी और इसमें मोक्ष का मार्ग कर्म और सक्रिय संघर्ष को बताया था। फिर 1908 से 6 वर्ष जोड़ेंगे दोस्तों तो वो हो जाएगा 1914। 1914 में ये जेल से रिहा होते हैं और फिर देखते हैं 1916 में होम रूल जो मूवमेंट है उसको प्रारंभ करते हैं। और होम रूल मूवमेंट में इनका जो साथ देती हैं वो साथ देती हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो होम रूल लीग को ये नेतृत्व करती हैं, ये करते हैं दोस्तों तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्रों में। और जो तिलक जी हैं ये होम रूल को ये लीड करते हैं महाराष्ट्र में। और होम रूल मूवमेंट का जो उद्देश्य था दोस्तों, इसका उद्देश्य था स्वराज की, एक सेकेंड, इसका जो नींव है वो खत्म हो गया है। तो होम रूल मूवमेंट का जो उद्देश्य था दोस्तों वो था स्वराज की प्राप्ति। इसको पुनः एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो 1905 में जो बंगाल विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, उसमें उसको प्रचारित करने में बाल गंगाधर तिलक जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसीलिए वीर सावरकर उनसे प्रभावित होकर कहा था कि यदि तिलक नहीं होते तो स्वदेशी आंदोलन जन जन तक नहीं पहुंचता। इसके बाद 1907 का सूरत का अधिवेशन होता है जिसमें कांग्रेस 2 भागों में बट जाती है। एक था नरमपंथी विचारधारा और दूसरा था गर्मपंथी विचारधारा। गर्मपंथी के जो लोग थे या नेता थे वे लोग चाह रहे थे कि लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन अध्यक्ष जो बनते हैं वो बनते हैं रास बिहारी घोष। और इसी वजह से कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। और उसके बाद 1908 ईस्वी में अलीपुर का षड्यंत्र होता है जिसमें अरविंदो घोष के भाई के निकट संबंध होने के कारण बाल गंगाधर तिलक जी को 6 वर्षों की जेल की सजा होती है और उनको मांडले जेल जो कि बनी है उस वहां पे तिलक जी को भेज दिया जाता है। और जेल में रहते हुए ही तिलक जी ने गीता रहस्य की रचना की जिसमें उन्होंने कर्मयोग की व्याख्या करते हैं। और गीता रहस्य में तिलक जी ने जो मोक्ष का मार्ग बताया है वो मार्ग बताया है कर्म और सक्रिय संघर्ष का। 1914 में, चूंकि 1908 में जेल गए थे और उसमें 6 वर्ष जोड़ेंगे तो 1914 हो जाएगा। तो 1914 में वे जेल से रिहा होते हैं और 1916 ईस्वी में होम रूल मूवमेंट की स्थापना या शुरुआत करते हैं जिसको एनी बेसेंट लीड करती हैं तमिलनाडु में और तिलक जी महाराष्ट्र में उसको लीड करते हैं। और ये जो होम रूल मूवमेंट है उसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो उद्देश्य है कि स्वराज की प्राप्ति कैसे की जाए। इसके बाद तिलक जी की दुखद मृत्यु हो जाती है और जो मृत्यु होती है दोस्तों वो होती है 1 अगस्त 1920 को। भारतीय इतिहास में 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है दोस्तों। तो 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की मृत्यु होती है और 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी होती है। अब तिलक जी के बारे में
जो भी स्वतंत्रता सेनानी है या महान विचारक हैं, उन्होंने अपना मत या उनके प्रति अपना जो सम्मान है प्रकट किया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि काफी बार जो उनके बारे में या उनके विषय में जो कुछ कहा गया है उससे भी बहुत बार प्रश्न रहता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं गांधी जी का, कि गांधी जी ने तिलक जी के बारे में क्या कहा था। तो गांधी जी ने कहा था कि भारतीय राजनीति के पथ प्रदर्शक, भारतीय राजनीति के पथ प्रदर्शक, और इन्होंने कहा था आधुनिक भारत का निर्माता। तो यदि आपसे पूछे कि गांधी जी ने भारतीय राजनीति के पथ प्रदर्शक या आधुनिक भारत का निर्माता किसको कहा था, तो वो हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक जी। और गांधी जी ने ही कहा था कि when the writings of Lokmanya Tilak and his personality started influencing masses, the British rule started trembling। मतलब जब तिलक जी का जो लेख था या उनका जो व्यक्तित्व था, जो भारत की जनता है उसको जब वो प्रभावित करना चालू किया, तो यहाँ पे जो ब्रिटेन का शासन था वो डगमगाने लगा। इसके बाद जो नेताजी हैं, मतलब सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने जननेता और जनजागरण का प्रतीक बाल गंगाधर तिलक जी को बताया है। और इन्होंने कहा था कि तिलक जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राजनीति को जनता के बीच लाया। तो नेताजी ने जननेता और जनजागरण का प्रतीक बाल गंगाधर तिलक जी को बताया, और उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि तिलक जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राजनीति जो है उसको जनता के बीच में लाए। इसके बाद अरविंदो घोष, इन्होंने कहा था he was the voice of nations soul। मतलब जो तिलक जी थे वे भारतीय जो राष्ट्र है उसके हृदय की आवाज थे। ये कथन अरविंदो घोष का तिलक जी के बारे में था। इसके बाद लाला लाजपत राय, इन्होंने कहा था कि तिलक एक विचार नहीं, क्रांति थे। तो तिलक एक विचार नहीं, एक क्रांति थे, ये कथन लाला लाजपत राय जी का था। और उसके बाद विपिन चंद्रपाल जी ने कहा था कि he gave us courage to dream स्वराज when it was considered impossible। तो इसको यहां पे लिख देते हैं कि he gave us courage to dream स्वराज when it was considered impossible। इसके बाद
विलेंटाइन सिरोल ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा था। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि विलेंटाइन सिरोल यदि ऑप्शन में नहीं हो तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को हम लोग प्राथमिकता देंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारतीय अशांति का जनक, और किसको कहा था तो वो हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। इसके साथ साथ एक पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये ध्यान में रखना है कि चूंकि तिलक जी कांग्रेस के सदस्य थे और काफी प्रखर सदस्य थे, गर्मपंथी विचारधारा के थे, लेकिन तिलक जी को एक भी बार कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था उसका अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। इसीलिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तिलक जी एक बार भी अध्यक्ष नहीं रहे। किसका अध्यक्ष? तो कांग्रेस का। तो ये रहा बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। इसको एक बार पुनः हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उनका यदि शिक्षा की बात किया जाए तो वे मैथ से ग्रेजुएशन किए थे और उसके साथ साथ एलएलबी की पढ़ाई उन्होंने की थी। चूंकि बचपन से ही तिलक जी की गहन रुचि भारतीय शास्त्रों में, यहाँ के दर्शन और यहाँ के रीति रिवाज, सभ्यता और संस्कृति में था, इसीलिए यहाँ के धार्मिक ग्रंथों को काफी अच्छा से उन्होंने अध्ययन किया था। इसके साथ साथ उन्होंने जो एक फेमस नारा दिया था वो नारा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। इसके साथ साथ जब तिलक जी सक्रिय राजनीति में आए उस समय जो ब्रिटेन का शासन था वो यहाँ पे सार्वजनिक सभा करने से प्रतिबंधित करता था। इसीलिए तिलक जी जो धार्मिक समारोह होता था, महोत्सव होता था, त्योहार होता था, उसका वो प्रयोग किए, जिसके वजह से वे भारतीयों में एकता का परिचालन या जो ब्रिटेन के विरोधी जो ताकत थे उसको एकजुट करते थे और राष्ट्रवाद को प्रेरित करते थे। इसी वजह से 1893 ईस्वी में उन्होंने सर्वप्रथम गणपति उत्सव का आयोजन किया। चूंकि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव होता था लेकिन वो घरों तक सीमित था, उसको सार्वजनिक रूप से मनाने की जो प्रथा है वो तिलक जी ने स्टार्ट किया था 1893 ईस्वी में। उसके बाद राष्ट्रवाद को जागृत करने के लिए 1895 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ तिलक जी ने किया। तिलक जी ने बहुत सारी पुस्तकें और पत्रिकाएं लिखी, जिसमें पहला है केसरी, और केसरी को उन्होंने मराठी भाषा में लिखा था और दूसरा था मराठा, उसको वो इंग्लिश भाषा में लिखे थे। जब हम उनके क्रांतिकारी कार्यों की बात करेंगे तो 1905 के स्वदेशी आंदोलनों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य तिलक जी ने किया था और इसी से प्रभावित होकर जो वीर सावरकर जी हैं उन्होंने कहा था कि यदि तिलक जी नहीं होते तो 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन है वो इतना प्रभावित नहीं होता और जन जन तक नहीं पहुंचता। और 1907 में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था, उसमें गंगाधर तिलक और सारे जो गर्मपंथी नेता थे उन्होंने मिलके लाला लाजपत राय को वो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता करने की मांग की या अध्यक्ष बनाने की मांग की, लेकिन रास बिहारी घोष वहां पे अध्यक्ष बनते हैं और उसी वजह से जो कांग्रेस में विभाजन हो जाता है और कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभक्त हो जाती है। 1908 में अलीपुर षड्यंत्र में जो अरविंदो घोष के भाई हैं उनके साथ संबंध होने के कारण तिलक जी को 6 वर्षों की सजा दे दी जाती है और इनको मांडले जेल में भेज दिया जाता है। मांडले जेल जो कि बर्मा में पड़ता है और मांडले जेल में ही तिलक जी ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने कर्म योग की व्याख्या की और उन्होंने मोक्ष का जो मार्ग बताया वो बताया कि ये कर्म है और सक्रिय संघर्ष ही मोक्ष का रास्ता प्रदान करता है। इसके बाद वो 1914 में रिहा होते हैं और 1916 में पुनः वो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं एनी बेसेंट के साथ। महाराष्ट्र में उसको तिलक जी लीड करते हैं, जबकि दक्षिण राज्यों में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक ये सब में एनी बेसेंट वहां पे लीड करती हैं और अंततः इनका मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हो जाता है। तिलक जी के व्यक्तित्व से या उनके कार्यों से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी ने उनको भारतीय राजनीति के पथ प्रदर्शक या आधुनिक भारत का निर्माता कहा था
और उन्होंने कहा था कि when the writings of लोकमान्य तिलक and his personality started influencing masses, the British rule started trembling। मतलब जब तिलक की जो लेख हैं या किताबें हैं या पत्रिकाएं हैं या उनका जो व्यक्तित्व है, जब वो भारतीय लोगों को प्रभावित करना स्टार्ट किया तो यहाँ के जो ब्रिटेन की शासन था वो भी लड़खड़ाने लगा। इसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उन्होंने कहा था, जन नेता और जन जागरण का प्रतीक लोकमान्य तिलक जी को बताया था और कहा था कि तिलक जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राजनीति को जनता के बीच में लाया था। इसके बाद अरविंदो घोष, इन्होंने कहा था ही वॉज द वॉइस ऑफ नेशन साउल, मतलब वो भारत की आत्मा के आवाज थे, ये कहा था अरविंदो घोष जी ने। लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि तिलक एक विचार नहीं एक क्रांति है। और विपिन चंद्रपाल कहे थे कि ही गेव अस करेज टू ड्रीम स्वराज व्हेन इट वाज कंसीडर्ड इम्पॉसिबल, कि मतलब वो हम लोगों को स्वराज का स्वप्न देखने के लिए उस समय प्रेरित किए थे जब यह बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। और विलेंटाइन सिरोल ने कहा था भारतीय अशांति का जनक। ध्यान और एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि तिलक जी कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनाए गए थे। तो ये रहा बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। आई होप कि आज का ये जो सेशन है अच्छा लगा होगा। और आप हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग भारत के महान समाज सुधारक फ्रीडम फाइटर्स के बायोग्राफी को देख रहे थे, जिसमें हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, बाल गंगाधर तिलक को और गोपाल कृष्ण गोखले जी की जो बायोग्राफी है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज इस कड़ी में हम लोग देखने जा रहे हैं लाला लाजपत राय जी के बायोग्राफी के बारे में। लाला लाजपत राय जी लाल बाल पाल ये तिगड़ी में से एक थे। तो लाला लाजपत राय जी के लिए, बाल गंगाधर तिलक जी के लिए और जो पाल है वो विपिन चंद्र पाल जी के लिए था। तो उस तिकड़ी में से एक लाला लाजपत राय जी थे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो तिकड़ी थी लाल बाल पाल की, वे लोग गरम दल से थे, तो लाला लाजपत राय जी भी गरम दल से थे। आइए अब इनके लाइफ के बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं, जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनने की संभावना है या वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लाला लाजपत राय जी भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका जो जन्म है ये 28 जनवरी 1865 को मोगा पंजाब में हुआ था। बाल गंगाधर जी का जन्म हुआ था 1856 में और लाला लाजपत राय जी का जन्म हुआ है 1865 में। मतलब इन लोगों के जन्म में 10 वर्षों का अंतर है। तो लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 जनवरी 1865 को मोगा पंजाब में हुआ था। लाला लाजपत राय जी गरम दल से थे और ये जो तिकड़ी था लाल बाल पाल, ये तीनों लोग गरम दल के नाम से, ये तीनों लोग गरम दल में सम्मिलित थे। और इन्होंने जो भारत में राष्ट्रवाद की जो भूमिका थी या राष्ट्रवाद का जो नींव था, इन्हीं लोग के वजह से पड़ा था। और लाल से लाला लाजपत राय जी, बाल से बाल गंगाधर तिलक जी और पाल से विपिन चंद्र पाल जी को जाना जाता है। उसके बाद लाला लाजपत राय जी बहुत बड़े शिक्षाविद, वकील और समाज सेवी के साथ साथ एक परम देशभक्त भी थे। चूंकि लाला लाजपत राय जी के बारे में सिर्फ एक सेंटेंस, जो लाला लाजपत राय जी की जो पर्सनालिटी है उसको एक सेंटेंस में, एक पैराग्राफ में उसको उद्धृत नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी समझने के लिए हम लोग उनको एक शिक्षाविद, वकील, समाज सेवी, देशभक्त इत्यादि विभिन्न नामों से हम लोग जान सकते हैं। लाला लाजपत राय जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और भारतीय इतिहास में ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो फ्रंट पे जाके अपना कार्य करें और उसमें एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त करें। उसमें से एक थे लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय जी ने एक पत्रिका लिखा था और उस पत्रिका नाम था द पंजाबी। तो द पंजाबी पत्रिका लाला लाजपत राय जी की पत्रिका थी। उसके बाद लाला लाजपत राय जी ने बहुत सारी किताबें लिखी थी जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और काफी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। आइए उसको एक नजर देख लेते हैं। तो इनकी जो सबसे फेमस पुस्तक है दोस्तों वो है अनहैप्पी इंडिया। हमको लगता है कि प्रत्येक एग्जाम में ये अनहैप्पी इंडिया से प्रश्न बना होगा कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन हैं, तो आपको वहां पे लाला लाजपत राय जी का नाम टिक करना होगा। उसके बाद इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, उसके बाद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो हो जाएगा लाला लाजपत राय जी। उसके बाद द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये भी लाला लाजपत राय जी द्वारा लिखा गया था। उसके बाद भागवत गीता का संदेश और
और लाला लाजपत राय जी शिवाजी, कृष्ण जी और गैरिबाल्डी के जीवनी से काफी प्रभावित थे। तो शिवाजी और कृष्ण जी और गैरिबाल्डी के ये जीवनी लिखे थे। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो देता है शिवाजी, कृष्ण जी, और यहाँ पे गैरिबाल्डी और एक नाम कोई और देता है, और उसमें पूछता है कि किसके लाइफ से वो प्रभावित नहीं थे या किसके लाइफ के बारे में वे जीवनी नहीं लिखे थे। तो यहाँ पे ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना है कि शिवाजी, कृष्ण जी और गैरिबाल्डी की उन्होंने जीवनी लिखी थी। उसके बाद उन्होंने हिंदी भाषा को देश पे लागू करने के लिए उन्होंने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी हिंदी भाषा को लागू करने के लिए हस्ताक्षर अभियान स्टार्ट किए थे। तो वो हो जाएंगे लाला लाजपत राय जी। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी भाषा के लिए हस्ताक्षर अभियान उन्होंने चलाया था। उसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन होने का जो प्रारूप है उसको तैयार किया जाता है, और उसके खिलाफ जो भारतीय नेशनलिस्ट हैं वे स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट करते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन को पंजाब के घरों घरों में पहुंचाने के लिए लाला लाजपत राय जी ने काफी अथक प्रयास किया, और जो स्वदेशी आंदोलन था वो पंजाब में सफल रहा सिर्फ और सिर्फ लाला लाजपत राय जी की वजह से, क्योंकि ये विश्वसनीय नेता थे और उनके एक आवाज पे पूरी पूरी जो जनता थी वो सम्मिलित हो जाती थी और इनके पीछे चलने के लिए तैयार हो जाती थी। तो स्वदेशी आंदोलन को पंजाब में सफल बनाने की जो विशेष भूमिका है वो थी लाला लाजपत राय जी का। तो यहीं पे हम लिखे हैं कि बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य पंजाब में लाला लाजपत राय जी ने किया था। अब आप यहाँ ऐसे देखिएगा तो भारत का ऐसे यदि नक्शा हो गया तो यहाँ पे पंजाब पड़ता है, तो पंजाब में लाला लाजपत राय जी, और यहाँ पे महाराष्ट्र के इलाका में जो बाल गंगाधर तिलक जी थे। तो स्वदेशी आंदोलन का इन दोनों ने प्रचार किया था, एक ने पंजाब में और दूसरे ने इधर महाराष्ट्र के क्षेत्र में। इसके बाद राजनीतिक आंदोलन के हिस्सा लेने के वजह से 1907 में इनको गिरफ्तार करके बर्मा भेज दिया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो गरम दल के जो नेता थे वे लोग रिक्वेस्ट के पॉलिसी पे काम नहीं करते थे। तो ब्रिटेन की जो सेनाएं थी या ब्रिटेन के जो अधिकारी थे गरम दल के लोगों के साथ वे लोग काफी कड़ा से इन लोगों पे नियंत्रण रखना चाहते थे। इसीलिए कुछ एक गलती अगर गरम दल का नेता करता था तो उसको भारत से शिफ्ट करके बर्मा भेज दिया जाता था। यदि वो महाराष्ट्र से है तो वो बर्मा, यदि पंजाब से है तो वो भी बर्मा, यदि कोई नीचे साउथ से आया है तो उसको भी बर्मा भेज दिया जाता था। आप समझिए कि तो स्थान का अंतर, फिर भाषा का अंतर, और जो पूरा आपका राजनीतिक आधार है उसको कट कर दिया जाता था। तो यही बात लाला लाजपत राय जी के साथ भी हुआ कि 1907 में राजनीतिक आंदोलन में सिर्फ हिस्सा लेने के लिए इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1907 ईस्वी में इनको बर्मा के जेल में भेज दिया जाता है। चूंकि जो सबूत थी वो अपर्याप्त थी, तो अपर्याप्त सबूत के वजह से इनको पुनः वहां से रिहा कर दिया जाता है। लेकिन एक जो कड़ा प्रतिबंध लगाने का या दबाने या कुचलने का जो प्रयास था गरम दल के लोगों को, वो ब्रिटेन हमेशा करते रहता था। इसीलिए हम लोग देखे थे कि बाल गंगाधर तिलक जी को भी मांडले के जेल में, बर्मा के मांडले के जेल में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उनका भी सिर्फ दोष यही था कि 1908 का जो अलीपुर संयंत्र था उसमें अरविंद घोष के भाई के साथ इनका संबंध था। चूंकि डायरेक्टली वो कनेक्टेड नहीं थे लेकिन फिर भी उनको वहां पे भेज दिया गया था। तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही हैं और कैसे ये जो गरम दल के नेता थे लाल बालपाल, इन तीनों की जो सामरिक भूमिका थी या भारत के आंदोलन में भूमिका कैसे सुदृढ़ हो रही है, ये भी आप समझ रहे होंगे। आइए इसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे उनका कार्य और उनके द्वारा स्थापित कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं लाला जी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को। उसमें जो पहला कार्य था दोस्तों कि दयानंद सरस्वती जी द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया था। आर्य समाज जो वैदिक परंपरा पे या जो वैदिक दर्शन है उस पे वो आधारित एक समाज था। इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया था और इन्होंने डीएवी स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक, तो पंजाब में उसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय ये लाला लाजपत राय जी को जाता है। तो आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दयानंद सरस्वती जी के साथ लाला लाजपत राय जी को जाता है। उसके बाद 1914 से 1920
ये दौर वैसा था दोस्तों जिसमें ये जो गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल, तीनों अपने सक्रिय भूमिका में थे। हम लोग बाल गंगाधर तिलक जी के बायोग्राफी में देखे थे कि 1908 से 1914 तक उनको जेल में रखा गया था और 14 के बाद वे जेल से रिहा होकर भारत आ गए थे। फिर इधर बिपिन चंद्र पाल जी अपना जो आंदोलन था उसको सक्रिय किए हुए थे। उसके बाद लाला लाजपत राय जी भी थे यहाँ पे। तो यदि 1914 से 1920 तक ये तीनों नेता फुल स्विंग में होते तो फिर अंग्रेजों की स्थिति भारत में आप उसकी कल्पना कर सकते थे। इतना भय व्याप्त था कि इधर बाल गंगाधर तिलक जी ने अपना होम रूल लीग आंदोलन चालू किया था। भारत में राष्ट्रवाद का एक नया जन्म हो रहा था और उधर से बिपिन चंद्र पाल जी अपना एक अलग राष्ट्रवाद की धारा लेकर के चल रहे थे। और इधर से जब लाला लाजपत राय जी आते तो आप जो अंग्रेजों की जो स्थिति थी भारत में उसकी आप कल्पना कर सकते थे कि तीनों नेता तीनों जगह से जो अपना आंदोलन चालू करते तो इन लोगों का दयनीय स्थिति हो जाता और भारत को आजादी काफी पहले मिल जाती। लेकिन अंग्रेज में इतना भय व्याप्त हो गया कि 1914 से 1920 तक अंग्रेज जो थे वे लाला लाजपत राय जी को भारत में आने से प्रतिबंधित कर दिया। अब 1914 से 1920 तक लाला लाजपत राय जी भारत में नहीं रहे, वे अमेरिका चले गए और अमेरिका में जाके उन्होंने न्यूयॉर्क में इंडियन इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना की थी। तो इंडियन इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना न्यूयॉर्क में किसने की थी? तो लाला लाजपत राय जी ने। और भारत में होम रूल लीग जो आंदोलन था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था, लेकिन अमेरिका में होम रूल लीग मूवमेंट जो है उसको स्टार्ट किए थे लाला लाजपत राय जी ने। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए नैतिक समर्थन मांगना। वह जो भारतीय रह रहे हैं अमेरिका में उनके साथ जुड़ के कि अपने देश के प्रति आप लोग ध्यान दीजिए। चाहे जो वहां के नेटिव अमेरिकन्स भी हैं, बड़े जो अधिकारी हैं, पहुंचाना कि देखिए भारत में अंग्रेजों की भारत में अंग्रेज कितना अत्याचार कर रहे हैं, चाहे भारतीयों की स्थिति कैसी है उसके बारे में जानकारी देना, उसे अवगत कराना और स्वतंत्रता के लिए नैतिक समर्थन मांगना। उसके लिए होम रूल लीग मूवमेंट, उसके लिए होम रूल लीग ऑफ अमेरिका का जो स्थापना था वो लाला लाजपत राय जी ने किया था। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी, ये दोनों की स्थापना में लाला लाजपत राय जी का अहम भूमिका था या इसके संस्थापक भी आप इनको कह सकते हैं। उसके बाद 1897 में अकाल पीड़ित जो लोग थे उनके बचाव के लिए और जो ईसाई मिशनरियां थी ये क्या करती थी कि जहां अकाल पड़ा है, सूखा है, बाढ़ है, वहां जा करके लोगों की सहायता करती थी। और सहायता कब करती थी कि जब आप ईसाई धर्म को अपनाइएगा तब। इस तरह नहीं कि हम इस चैरिटेबल ट्रस्ट से आए हैं और हम आपकी सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। आप पहले ईसाई धर्म स्वीकार करिए, उसके बाद आपको जो सुविधाएं हैं या सेवाएं हैं वो आपको दी जाती थी। तो अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए मिशनरियों द्वारा जो धार्मिक परिवर्तन किया जा रहा था उससे बचाव करने के लिए हिंदू राहत आंदोलन मतलब हिंदू रिलीफ मूवमेंट, इसकी शुरुआत इन्होंने 1897 ईस्वी में किया था। तो आप इनकी जो बहुमुखी प्रतिभा है उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ जहां पे ये पंजाब नेशनल बैंक मतलब आर्थिक दृष्टिकोण के कोण पे भी अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और उसके साथ साथ दूसरे तरफ आर्य समाज और डीएवी की स्थापना मतलब धर्म और शिक्षा के प्रति इनकी जो जागरूकता थी। और उसके बाद जो अकाल पीड़ितों के लिए जो सहायता है, हिंदू राहत आंदोलन है मतलब जो गरीब किसान है या जो पीड़ित लोग हैं उसके प्रति इनका जो समर्पण है या सेवा भाव है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद 1920 में होता है दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन, और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी करते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1920 के कलकत्ता अधिवेशन के बाद आंदोलन है उसको पारित किया गया था और 1 जुलाई 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो असहयोग आंदोलन ये पंजाब में राय जी के नेतृत्व में वो काफी फेमस हुआ, वहां पे इतना लोकप्रिय हुआ कि राय जी को पंजाब केसरी कहा जाने लगा। तो आप इनके लोगों के प्रति जो समर्पण है या लोगों में लाला लाजपत राय जी के प्रति जो प्रेम है, जो एक आवाज पे इकट्ठा होने की जो अद्भुत शक्ति थी या क्षमता थी, उसी के वजह से इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाने लगा। उसके बाद 1921 में लाहौर में इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना किया था। उसके बाद 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष ये लाला लाजपत राय जी बने थे।
तो 1921 के लाहौर में सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी और 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष ये लाला लाजपत राय जी बने थे। और उसके बाद दोस्तों 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है और साइमन कमीशन जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था उसके अधिनियम को जांच करने के लिए और आगे भारत का संविधान कैसा बनेगा उसकी विवेचना करने के लिए आया था। लेकिन ये जो साइमन कमीशन था दोस्तों उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसीलिए साइमन कमीशन का जोरदार विरोध हुआ। भारत में प्रदर्शन करने में या इसका विरोध करने में जो सबसे आगे व्यक्ति थे वे थे लाला लाजपत राय जी। और हुआ क्या कि साइमन कमीशन का जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो वहां का जो अफसर था वो लाठी चार्ज करा देता है और लाला जी चूंकि अग्रिम पंक्ति में थे तो लाला जी को भयंकर चोट आता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और घायल होने के बाद 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। लाला जी की मृत्यु से पूरा जो देश है वो आक्रोशित हो उठता है और चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी इन चारों ने मिलकर के इनके मृत्यु का बदला लेने का फैसला किया। और मृत्यु के एक महीना बाद, जैसे यहाँ हम 17 नवंबर लिखे हैं और यहाँ 17 दिसंबर, तो मृत्यु के एक महीना बाद 17 दिसंबर 1928 सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जी ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को कर दी। किसकी बदला लेने के लिए? तो लाला लाजपत राय जी की बदला लेने के लिए। और हम लोग जैसा जानते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दिया गया था। तो फांसी किस मुकदमा में दिया गया था दोस्तों? यही सैंडर्स की हत्या करने की वजह से। लाला लाजपत राय जी का जो व्यक्तित्व था या इनका जो भूमिका था, आप इसको इसी बात से समझ सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण तो मजबूत था ही। उसके बाद जो इनके एक तरह से हम शिष्य कह सकते हैं वो थे चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। उसके बाद जब लाला लाजपत राय जी पे लाठियां पड़ रही थी और जब वे घायल हो गए तो उन्होंने एक बात कही थी और वो बात था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। तो लाला लाजपत राय जी कहे थे कि जिस प्रकार अंग्रेज अधिकारी हमारे सर के ऊपर लाठी बरसा रही हैं, यही लाठियां एक दिन ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील की तरह काम करेगी। और हुआ भी ऐसा ही दोस्तों कि 1928 ईस्वी में लाला जी की मृत्यु होती है और इनके मृत्यु के 20 वर्षों के अंदर ही जो भारत में ब्रिटेन की सरकार थी या ब्रिटेन का जो शासन था उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया गया। तो आज हम लोग देखें लाला लाजपत राय जी के बायोग्राफी के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग जो गरम दल के प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इनके बायोग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे। और जहां से प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों के जो पहलू हैं उनको भी हम लोग देख रहे थे। तो उस कड़ी में हम लोग बाल गंगाधर तिलक जी और लाला लाजपत राय जी की जीवनी को देख लिए हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं विपिन चंद्र पाल जी के जीवनी के बारे में। विपिन चंद्र पाल भी जो लाल बाल और पाल जो तिकड़ी थी, इसमें जो तीसरा नाम है पाल, वो विपिन चंद्र पाल के लिए था दोस्तों। और विपिन चंद्र पाल जी एक राष्ट्रवादी लेखक, समाज सुधारक और एक अच्छे प्रवक्ता थे। आइए अब विपिन चंद्र पाल जी के जीवनी के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ जो लिखे हैं कि लाल बाल पाल, ये जो गरम दल के प्रमुख नेता थे उसमें लाल से लाला लाजपत राय जी, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल जी थे। विपिन चंद्र पाल जी ये राष्ट्रवादी लेखक, वक्ता और समाज सुधारक थे। विपिन चंद्र पाल जी का जन्म जो था दोस्तों वो 7 नवंबर 1858 में सिलहट, बंगाल में हुआ था। और आजादी के बाद जब भारत और पाकिस्तान बना तो जो पूर्वी पाकिस्तान, जो आजकल का बांग्लादेश है, तो ये सिलहट है, ये बांग्लादेश में अब चला गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि विपिन चंद्र पाल जी का जन्म 7 नवंबर 1858 को
सिलहट में, पश्चिम बंगाल, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, वहां पे हुआ था। उसके बाद विपिन चंद्र पाल जी की जो शिक्षा थी वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुई थी और उसके बाद इन्होंने अपनी शिक्षा कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज से एडमिशन हुआ, लेकिन इन्होंने यहाँ पे अपनी शिक्षा पूरी नहीं की। मतलब यहाँ पे इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी नहीं की और उन्होंने इस कॉलेज को छोड़ दिया। उसके बाद ये 21 वर्ष में एक स्कूल के हेडमास्टर बनते हैं, लेकिन जब इनकी रुचि राष्ट्रवाद की तरफ या राजनीति की तरफ आती है तो ये जो हेडमास्टर का जो पोस्ट था उसको वो रिजाइन करके फिर वो राजनीति में चले आते हैं। तो यहाँ हम वही लिखे हैं कि 1880 के दशक में इनका जो रुझान था वो राष्ट्रवाद की तरफ हो गया और इन्होंने ये नौकरी छोड़ करके राजनीति ज्वाइन कर ली। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था और उस समय कांग्रेस ही एकमात्र राजनीतिक दल थे, इसीलिए 1886 में इन्होंने कांग्रेस के सदस्य बने थे। तो 1886 में पाल जी कांग्रेस के सदस्य बनते हैं और उसके बाद 1887 में जो मद्रास अधिवेशन होता है उसमें सशस्त्र अधिनियम जो है इसका वो विरोध करते हैं और जो शस्त्र अधिनियम है इसको निरस्त करने की मांग करते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि 1887 का मद्रास अधिवेशन होता है और उसमें जो शस्त्र अधिनियम है उसको निरस्त करने की जो जोरदार वकालत है वो विपिन चंद्र पाल जी के द्वारा किया जाता है। चूंकि विपिन चंद्र पाल जी बंगाल से ही थे तो 1905 में जब बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया और उस समय जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार का ट्रेंड चला हुआ था उसको आगे बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिए विपिन चंद्र पाल जी। ये लोग बंगाल के गांव में जाकर के लोगों को संबोधित करते थे और स्वदेशी आंदोलन के बारे में और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने के लिए उन लोगों को जागरूक करते थे। तो यहाँ पे यही लिखे हैं कि स्वदेशी आंदोलन था और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का विपिन चंद्र पाल जी भरपूर प्रचार किए और किसके साथ मिलकर के, तो अरबिंदो घोष के साथ। अरबिंदो घोष की सहायता से विपिन चंद्र पाल जी ने बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था और विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार किया जा रहा था उसका जोरदार प्रचार इन्होंने किया था। उसके बाद 1907 में कांग्रेस में विभाजन प्रारंभ हो जाता है, जैसा कि लाला लाजपत राय जी को अध्यक्ष बनाने के लिए जो चर्चा चलती है, लेकिन वहां पे रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है और इसलिए इस दो भागों में विभाजित हो जाती है। पहला था नरम दल और दूसरा था गरम दल। तो गरम दल के जितने भी नेता थे वे लोग कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लिए। तो विपिन चंद्र पाल जी भी 1907 में कांग्रेस से अलग हो गए और फिर 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है उसमें नरम दल और गरम दल मिलता है और उसमें फिर विपिन चंद्र पाल जी कांग्रेस में शामिल होते हैं। उसके बाद अलीपुर बम कांड या बम षड्यंत्र होता है दोस्तों 1908 ईस्वी में और इनको अंग्रेजों की तरफ से विपिन चंद्र पाल को गवाह के तौर पे पेश किया जाता है कि इनको गवाही देना था घोष के खिलाफ। तो अंग्रेज इनको अदालत में पेश करती है, लेकिन जब ये अदालत में जाते हैं विपिन चंद्र पाल जी तो वो वहां कहते हैं कि हम अपने राष्ट्रवादी भाई अरविंदो घोष के खिलाफ हम कुछ भी गवाही नहीं देंगे। इससे क्या होता है दोस्तों कि इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट की अवमानना का आरोप लगता है और इनको 6 महीने की जेल हो जाती है। और इनको किस जेल में रखा जाता है, तो अलीपुर का जेल में। तो ये गरम दल के जो तिकड़ी है लाल बाल पाल, इन तीनों लोग का संबंध बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से तो था ही, उसके साथ साथ अलीपुर बम षड्यंत्र जो 1908 में हुआ था उससे भी ये लोग कहीं ना कहीं संबंधित थे। इसीलिए अलीपुर बम षड्यंत्र के कारण ही बाल गंगाधर तिलक जी को 6 वर्ष की सजा दी गई वहां बर्मा के मांडले जेल में। फिर लाला लाजपत राय जी को भी वहीं बर्मा के मांडले जेल में भेजा गया और उसी केस में विपिन चंद्र पाल जी को भी यहाँ पे गवाह के तौर पे पेश किया गया, लेकिन ये गवाही नहीं दिए और उसी वजह से उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो आरोप है वो लगाया गया और इनको 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई।
उसके बाद दोस्तों असहयोग आंदोलन होता है 1920 में। सभी जो कांग्रेसी नेता थे या पूरी जनता थी वो असहयोग आंदोलन में भाग ले रही थी या असहयोग आंदोलन के पक्षधर थी, लेकिन विपिन चंद्र पाल जी जो थे वो असहयोग आंदोलन का ये विरोध कर रहे थे। और इनके विरोध का वजह क्या था दोस्तों कि गांधी जी जब असहयोग आंदोलन चला रहे थे तो उनका मतलब था कि ब्रिटिशों का सहयोग न करना। यदि आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वकालत कर रहे हैं या किसी ब्यूरोक्रेसी में हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप अंग्रेज का काम नहीं करिए या उसकी सहायता नहीं करिए। उसी को ये असहयोग आंदोलन कह रहे थे। इसमें स्वराज और स्वशासन ये दोनों चीज नहीं था। इसी वजह से विपिन चंद्रपाल जी असहयोग आंदोलन का विरोध कर रहे थे और ये एक लौते नेता थे जिनका गांधी जी से एक भी संबंध नहीं था, न गांधी जी को वो उतना आइडियोलाइज करते थे। उनका मानना था स्वराज और स्वशासन। जो इसकी बात करेगा उसके समर्थक विपिन चंद्रपाल जी थे। गांधी जी के शब्द में, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में स्वराज और स्वशासन नहीं होने की वजह से विपिन चंद्रपाल जी ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लिखे हैं कि 1886 विपिन चंद्रपाल जी जब कांग्रेस में सदस्य बने तो वो वर्ष था 1886 का सदस्य बने। लेकिन फिर 1907 ईस्वी में जब नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गया तो ये भी कांग्रेस से अलग हो गए। फिर जब लखनऊ का अधिवेशन होता है 1916 ईस्वी में तो फिर ये कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। लेकिन फिर 1921 ईस्वी में जब देखते हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 में होता है तो इसी वजह से ये कांग्रेस को छोड़ देते हैं और उसके बाद का जीवन वो कांग्रेस का कभी सदस्य नहीं बनते हैं। उसके बाद इन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह के ये पक्षधर थे और विधवा पुनर्विवाह के बारे में इनसे एक चीज संबंधित है कि इनकी जब पहली पत्नी का देहांत हो गया उसके बाद ये एक विधवा से ही शादी किए थे, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो जाति व्यवस्था का विरोध किया था और फिर विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर थे और उसके बाद पूर्ण स्वराज के सबसे बड़े मांग करता थे या पूर्ण स्वराज में सबसे बड़े विश्वास करने वाले थे वे थे विपिन चंद्रपाल जी। क्योंकि पिछले स्लाइड में हम लोग देखे थे कि विपिन चंद्रपाल जी जो थे वे एक राष्ट्रवादी लेखक थे। तो आइए अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे उनके द्वारा लिखी गई पत्रिकाएं और किताबें। उसके बाद जो इनकी बायोग्राफी है वो समाप्त हो जाएगी। तो विपिन चंद्रपाल जी के द्वारा पत्रिकाएं भी लिखी गई थी और पुस्तकें भी लिखी गई थी दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग उनके द्वारा लिखी गई जो अखबार थी उनको देखते हैं। तो जो प्रमुख अखबार था दोस्तों वो था न्यू इंडिया, द ट्रिब्यून और बंगाल पब्लिक ओपिनियन। सबसे ज्यादा ये पूछता है कि बंगाल पब्लिक ओपिनियन के लेखक कौन थे, तो वो हो जाएंगे विपिन चंद्रपाल। उसके बाद इनके द्वारा जो प्रमुख पुस्तकें लिखी गई थी वो पुस्तकें हैं दोस्तों द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो ये पुस्तक भी काफी बार पूछा जाता है कि द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो थे विपिन चंद्रपाल जी। उसके बाद नेशनलिज्म एंड एम्पायर, ये भी विपिन चंद्रपाल जी के द्वारा लिखा गया था। और अंतिम में था स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन। तो स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन ये विपिन चंद्रपाल जी के द्वारा लिखा गया था। विपिन चंद्रपाल जी के बारे में अरविंदो घोष ने कहा था कि विपिन चंद्रपाल जी राष्ट्रवाद के सबसे शक्तिशाली पैगंबरों में से एक थे। वे थे विपिन चंद्रपाल जी। और उसके बाद इनका जो देहांत है दोस्तों, इनका देहांत हो जाता है 20 मई 1932 को। तो 20 मई 1932 को इनका देहांत हो जाता है। ये आज का जो वीडियो था दोस्तों वो था विपिन चंद्रपाल जी के बारे में। आपको कैसा लगा ये वीडियो? यदि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपना कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।